आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आपके सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम इसे 3-4 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और फिर एंड पे हम AMU के बारे में बात करेंगे कि AMU क्या होता है। रिलेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। मिसाल के तौर पे हम दुकान पे जाते हैं, हम उसे कहते हैं हमें 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम शुगर दे दो, तो वो क्या करता है, एक साइड पे 1 किलोग्राम का बाट रखता है, उसके रिलेटिव आपको वो शुगर जो है वो देता है कि ये 1 किलोग्राम शुगर है। इस तरह से आप दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं, आप उसे कहते हैं भाई हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए या 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसके पास एक मीटर रॉड होता है, वो उस मीटर रॉड के रिलेटिव उसकी मदद से आपको मेजर करके देता है कि ये आपका 5 मीटर कपड़ा हो गया या 10 मीटर कपड़ा हो गया। अब ये हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, ये मैन मेड स्टैंडर्ड हैं। हमने क्या किया हुआ है कि हमने पेरिस के म्यूज़ियम में ये स्टैंडर्ड बना के रखे हुए हैं कि अगर हमने मास को मेजर करना है तो ये एक बाट है 1 किलोग्राम का, ये हमारा स्टैंडर्ड है, हम इसके अगेंस्ट मास को मेजर करेंगे। या अगर हमने लेंथ को मेजर करना है तो एक रॉड बना के रखा हुआ है मीटर का, जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और उसी के रिलेटिव हम लेंथ को मेजर करके बताते हैं कि ये इतनी लेंथ है। इस तरह से अगर आपने अपना वज़न करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप एक साइड पे खुद खड़े होंगे तराजू के, और दूसरी साइड पे आप वो बाट रखते जाएंगे। अगर 1-1 किलो के बाट हैं, सपोज़ अगर आप 70 बाट रखते हैं किलो के एक साइड पे और दूसरी साइड पे खुद खड़े होते हैं, तो वो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो वज़न होगा वो कितना होगा, वो 70 किलोग्राम। तो मासेस को या लेंथ्स को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, मैन मेड, खुद वो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। इस तरह से जो एटम्स हैं, एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए भी हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जब हम किसी एटम का मास मेजर करते हैं तो उस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। 1805 में जब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की तो वहाँ पे उसने ये भी कहा था कि एटम्स के मासेस भी होते हैं, एटम्स मासेस भी कैरी करते हैं। क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, उस वक्त तक पता नहीं था, क्योंकि तब तक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन उनको ये पता था कि एटम्स जो है वो मासेस रखते हैं, एटम के मासेस होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट नॉन कंपाउंड जो शुरू से नॉन है वो वाटर है, और वाटर के बारे में ये वो लोग शुरू से जानते थे कि वाटर के अंदर जो कम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन 1 पार्ट यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन कंबाइन होती है, तो उसके साथ 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के कंबाइन होते हैं। और ये ट्रू भी है, ऐसे ही कम्बिनेशन होता है, 1 पार्ट हाइड्रोजन कंबाइन होगी तो उसके साथ 8 पार्ट्स जो होंगे वो ऑक्सीजन के कंबाइन होंगे। जॉन डाल्टन ने ये कहा कि अगर हम वाटर के फार्मूला को HO मान लें, तब तक फार्मूला वगैरह नोन नहीं थे, फार्मूला का पता नहीं था वाटर के। उसने कहा कि अगर हम वाटर के फार्मूला को HO मान लें, और चूँकि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन के मास को अगर हम 1 कंसिडर कर लें तो इसका मतलब है फिर ऑक्सीजन का जो मास होगा वो 8 होगा। अगर हम हाइड्रोजन के मास को 1 कंसिडर कर लें तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 8 होगा। अगर हम वाटर के फार्मूला को HO कंसिडर करें, तो उसने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानते हुए, हाइड्रोजन के मास को 1 मानते हुए, उस वक्त तक जो नॉन एटम्स थे उनके मासेस को ऐसे कंपेयर करके फाइंड करने की कोशिश भी की, जो भी हाइड्रोजन के नॉन कंपाउंड थे उस वक्त। तो इस तरह से उसने रेशियोज़ को कंपेयर करके मासेस को फाइंड करने की कोशिश की। लेकिन चूँकि मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तब तक नॉन नहीं थे, तो उसने बहुत सारी जो वैल्यूज़ निकाली वो गलत थी, वो जो एग्जैक्ट मासेस थे उन एटम्स के उतनी नहीं थी। लेकिन उसने एक बुनियाद डाल दी, उसने बता दिया कि एटम्स जो हैं वो मासेस रखते हैं और उनको हम फाइंड भी कर सकते हैं इस तरह से आपस में कंपेयर करके। इसके बाद जब वाटर का फार्मूला पता चला 1811 या 1812 के अंदर, एवोगैड्रोस ने वाटर का फार्मूला बताया H2O, तो फिर उसके बाद जाके पता चला कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन का मास होता है 2 टाइम्स ऑक्सीजन का मास होता है 16 टाइम्स, रेशो वही बनेगी 1:8, यानी
1 पार्ट अगर हाइड्रोजन होगा तो उसके मुकाबले में 8 पार्ट ऑक्सीजन होगा। लेकिन चूँकि 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है तो 2 एटम डबल हो जाएगा, तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर इसका मास 2 है हाइड्रोजन का तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यानी ऑक्सीजन के 1 एटम का मास जो होता है वो 16 होता है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। और हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, 1 एटम का मास 1, चूँकि 2 एटम है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 मास बन जाएगा। लेकिन जॉन डाल्टन ने बहुत सारे एटम्स के मासेस को फाइंड किया और बताया कि ऐसे हम कंपाउंड्स के अंदर रेशियोज को कंपेयर करके मासेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1818 में जैकोब बर्जीलस ने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मानते हुए उसने कहा कि अगर हम ऑक्सीजन के मास को 100 कंसिडर कर लें, 100 फ़र्ज़ कर लें, तो उसने इसी तरह से जितने भी उस वक़्त ऑक्सीजन के कंपाउंड थे उन कंपाउंड में ऑक्सीजन की रेशो को जिस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, कंबाइन था, उसके साथ ऑक्सीजन की रेशो को कंपेयर करके उस दूसरे एलिमेंट या एटम के मास को फाइंड आउट करने की कोशिश की। और जितने भी एटम्स उस वक़्त तक थे पता थे उसने उन तमाम एटम्स के मासेस के बारे में बताया और उनमें से बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो आजकल की मॉडर्न वैल्यू के क्लोज भी। तो इस तरह से ओल्ड एज के अंदर रेशियोज़ को कंपेयर किया जाता था। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड को यूज़ किया गया, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड को यूज़ किया गया और काफ़ी देर तक ये दोनों स्टैंडर्ड चलते रहे और इसी तरह से रेशियोज़ को कंपेयर करके मासेस को फाइंड आउट किया जाता रहा। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1961 में जो ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया कि कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड की मदद से जितने भी दूसरे एटम्स होंगे उनके मासेस को कंपेयर करके हम फाइंड आउट करेंगे। ओल्ड डेज़ में तो कंपैरिजन ऐसे ही होता था जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स के अंदर रेशियोज़ को कंपेयर करके मास फाइंड आउट किया जाता था। लेकिन 1920 या 1921-22 के अंदर जब मास स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर हुए तो फिर उनकी मदद से, उन मशीन्स की मदद से कंपैरिजन किया जाने लगा। लेकिन उससे पहले कंपैरिजन इसी तरह करते थे रेशियोज़ को कंपेयर करके। तो इस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट क्या था जो हम स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, शुड नॉट बी मच रिएक्टिव, शुड नॉट बी मच रिएक्टिव, जो उसकी रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, should not be least reactive, should not be least reactive, जो उसकी रिएक्टिविटी है वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही रिएक्शन ना करे, बहुत कम कंपाउंड बनाए, और ऐसा भी ना हो कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जिस तरह फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। थर्ड, शुड हैव मच नोन कंपाउंड्स, शुड हैव जो स्टैंडर्ड है should have much या a large number of known compounds जो हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसके जो नॉन कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो। जैसा कि हमें पता है कि कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं। कार्बन की एबिलिटी है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रा वैलेंसी है, तो इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, शुड हैव मैक्सिमम अबंडेंस, शुड हैव मैक्सिमम अबंडेंस, मैक्सिमम अबंडेंस, जो उसकी अबंडेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी जो आइसोटॉप्स हैं, जिस तरह हमें पता है कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 तो रेडियो एक्टिव होता है। तो आइसोटॉप्स के दरमियान जो हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो अबंडेंस है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन 12 है इसकी अबंडेंस तकरीबन 98.9% होती है। बाकी जो होता है वो कार्बन 13 होता है। कार्बन 14 चूँकि रेडियो एक्टिव होता है तो वो सैंपल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा
जो कार्बन 12 है इसके अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, उनको मिला के जब उनका मास बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट 12 आता है, उसका मास जो है वो एग्जैक्ट 12 आता है। और कार्बन 12 के आइसोटॉप की जो सेपरेशन है वो भी इजी है, उसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। तो इन सारी वजूहात की बिना के ऊपर, इन सारी रीज़न्स के ऊपर कार्बन 12 को स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया गया और जो बाकी एटम्स हैं उनके मासेस को इससे कंपेयर करके फाइंड आउट किया गया। और ऐसे मासेस, एटम के ऐसे मासेस जिनको कार्बन 12 से कंपेयर करके फाइंड आउट किया जाता है उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। करते कैसे हैं, आप मॉडर्न डेज़ में ये टेक्निक है जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे भी डिटेल से। उस टेक्निक के ज़रिए ये कंपैरिजन किया जाता है मॉडर्न डेज़ में। तो डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास एज कंपेयर्ड, जिसे हम कंपेयर करें टू मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12, यानी कार्बन के मास को 12 लेते हुए, कार्बन के 12 आइसोटॉप को यूज़ करते हुए जो दूसरे एटम्स हैं जब हम उनको इससे कंपेयर करके उन एटम्स का मास फाइंड करते हैं तो ऐसे मासेस को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसी स्केल के ऊपर जो हाइड्रोजन का मास है वो 1.008, इस तरह से ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 AMU, 1.008 AMU, इस तरह से सोडियम का जो मास है वो 23 AMU। इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का मास 24 AMU और इसी स्केल के ऊपर जो कार्बन का मास है वो 12 AMU होता है। तो इन मासेस को हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस कहते हैं। अब ज़ाहिर बात है इसके लिए हमें किसी यूनिट की भी ज़रूरत होगी। अगर हम मासेस को मेजर कर रहे हैं तो उन मासेस को मेजर करेंगे, किसी यूनिट के अंदर मेजर करेंगे। तो जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम क्या कहते हैं, AMU कहते हैं। तो 1 AMU इज़ इक्वल टू कार्बन 12, इसका 12वां हिस्सा करना है तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। तो कार्बन का मास चूँकि 12 है, 12/12 इज़ इक्वल टू 1, इसको हम कहते हैं 1 AMU। अगर आप इसको और आसानी से समझना चाहते हैं तो सपोज़ ये कार्बन का टोटल मास है, ये कार्बन का टोटल मास है 12, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो एक पार्ट होगा उसको हम 1 AMU कहेंगे, जो एक पार्ट होगा ये 1 AMU होगा। तो इस तरह से जो कार्बन का मास बनेगा वो 12 AMU बनेगा और इस एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1 AMU। तो इस तरह एटम्स के मासेस के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU होता क्या है, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम 1 AMU कहते हैं। 1 AMU कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, या 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम। तो 1 AMU इतने किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है अगर MCQs वगैरह में इसको पूछ लेता है। तो ये कुछ कंसेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास का कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया, फिर उसके बाद मुतफ़िका तौर पर कार्बन 12 को सिलेक्ट किया गया और उसके लिए कुछ उन्होंने चीज़ें भी बताई, कुछ पैरामीटर्स भी बताएं जिनकी बेस के ऊपर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। AMU के बारे में बता दिया, AMU कितने किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम के इक्वल होता है ये भी आपको बता दिया। उम्मीद है कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी, आपको कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।